सबसे पहली चीज तो we are doing transformation, means we need the first thing and the most important one is the graph paper. कम से कम 3 ग्राफ पेपर पास होने चाहिए जब भी हम ये इसका टॉपिक कर रहे हो, और जिसके पास नहीं है, क्या बोलूं मैं, माइक ऑन कर दिया है इसलिए अब कुछ बोलने का भी टाइम नहीं है. अब देखो, basically when we say transformation is said to be the change of conditions, ठीक है, and when it is referred to the geometrical figure, सेंटीमीटर वाला चाहिए, ये सही है, ये तुम ये रूलर रखो, रूलर से एक बॉक्स को मेजर करके देखो, अगर वो 1 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब सेंटीमीटर, अगर उससे आगे पीछे कर रहा है तो इसका मतलब सेंटीमीटर नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको सेंटीमीटर वाला ही ग्राफ मिलेगा. अगर प्रैक्टिस आपकी उसी पर रहेगी तो बेटर है कि वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. ठीक है. नाउ एज इट इज सेड दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज सेड टू बी द चेंज, एंड चेंज व्हेन रेफर्ड टू एनी ज्योमेट्रिकल फिगर, इट इज सेड टू बी द ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन. इसमें जो सबसे पहली चीज याद रखनी है वो ये है कि इसमें सारा काम ग्राफ पेपर पे होगा. कैलकुलेशन आप चाहें तो एक दूसरे पेज पे कर सकते हैं, but whenever you are doing this question, you should always be considering that it should be done on the graph paper. And since it is done on the graph paper, we will be needing the constructional instruments also, मतलब जिसमें pencil, ruler, protractor और compass की जरूरत पड़ेगी. First thing that should be in mind that in your syllabus, transformation is divided into 2 main categories. Number 1 is said to be isometric transformation, and number 2 is the opposite of isometric, which is said to be non-isometric transformation. ये कॉपी कर सकते हैं, हाँ, लेकिन जैसे वो एग्जांपल्स की आती आएगी तो वो ग्राफ पे होता रहेगा. फिलहाल नोट्स को तो डायरेक्ट कहीं पे भी लिख सकते हो. आइसोमेट्रिक वर्ड is the combination of 2 small words. One is iso, जिसका मतलब होता है same,
and the next one is metric, which means dimension. Dimension का मतलब होता है length, width, height, area, volume and shape. तो ऐसी सारी ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें लेंथ, विड्थ, हाइट और डायमेंशन चेंज नहीं हो रहा है उसको हम आइसोमेट्रिक कहते हैं। और हर वो शेप, हर वो चेंज ट्रांसफॉर्मेशन की जिसमें लेंथ, विड्थ, हाइट के चेंज होने का चांस हो वो नॉन आइसोमेट्रिक होता है। फॉर योर syllabus there are 3 isometric transformations which we are going to do. Number 1 is said to be translation. Number 2 reflection. Same dimension, same ऊपर है, डायमेंशन नीचे। सेम आइसो का मतलब होता है, आइसो का मतलब सेम, मेट्रिक का मतलब डायमेंशन, तो आइसोमेट्रिक का मतलब सेम डायमेंशन, मतलब पोजीशन चेंज होगी, लोकेशन चेंज होगी, लेकिन डायमेंशन, लेंथ, विड्थ, हाइट, एरिया, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वैसे का वैसे कहीं ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आगे। और लास्ट वन इज रोटेशन। ठीक है, तो इन द सीक्वेंस दीज 3 आर देयर इन योर आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। फिर नॉन आइसोमेट्रिक में एक ही है, अब जो तुम्हारे करंट सिलेबस के मुताबिक 2018 के बाद से है, दैट इज ओनली एनलार्जमेंट। और फिर इन सब की कॉम्बिनेशन के लिए एक लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है विच इज कॉल्ड मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए सीक्वेंस में मैट्रिक्स एंड में आ रहा है, तो मैट्रिक्स हम यहाँ पे करेंगे आगे। इससे पहले मैट्रिक्स करने का कोई फायदा नहीं होगा, तो जब वहां पे मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उसमें मैट्रिक्स को 0 लेवल से करवा दूंगा, क्योंकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास सीक्वेंस है और इसी सीक्वेंस में हमें सारे कैलकुलेशंस और सारे के सारे लेक्चर और सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सबसे पहला आज स्टार्ट कर रहे हैं। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट के एक तो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आज शायद एक यूनिट है। 2 यूनिट हो तो उसमें ज्यादा कैलकुलेशन होगी, तो कल जब 2 यूनिट होंगे तो उसमें हम लोग 2 साथ कर लेंगे। लेकिन हर एक में हमारे पास कैलकुलेशन बहुत कम और कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होने का चांस है। और ये याद रखो कि ये पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 दोनों में आता है। हाँ, अगर पेपर 1 में आ गया तो ऑब्वियसली पेपर 2 में नहीं आएगा, लेकिन अगर पेपर 1 में नहीं आया तो उसका मतलब पेपर 2 में आएगा। ऐसा हो सकता है कि दोनों में ना आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों में ही आ जाए। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, ट्रांसलेशन। हर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे रखनी है कि वो क्या होता है, कैसे होता है और फिर किस सोर्स के जरिए से होता है, ये याद रखना है। ट्रांसलेशन इज द फर्स्ट वन which is said to be a dragging movement of any object. ड्रैगिंग मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को कहीं पे ट्रांसफर कर दें एज इट इज, तो वो उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन चेंज हो जाती है, लेकिन वो एज इट इज रहता है, उसकी कोई पोजीशन चेंज नहीं होती, बिल्कुल उसी तरीके से स्ट्रेट नहीं चला जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक ट्रायंगल है, नॉर्मल कंडीशन में ट्रांसफॉर्मेशन में हमें ट्रायंगल ही नजर आ रहे होंगे। लाइक ये एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल यहां से अगर मूव करके एक दूसरी लोकेशन पे पहुंच जाए लाइक दिस, ये देखिए, तो इस दूसरी लोकेशन पे आने का मतलब ये हो गया कि ये ड्रैग होके यहां पे आ गया। ड्रैगिंग हो, ट्रांसलेशन हो, तो हम उसको हमेशा 2 कंडीशन के साथ चेक करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, इमेज कौन सा है। जो सबसे पहले बताया जाएगा जिसके बारे में वो ऑब्जेक्ट होगा, और जो बाद में कहीं ट्रांसफॉर्म होकर पहुंचा है वो इमेज होगा। अब अगर यहां देखते हैं हम लोग, तो हमें ये पता है कि ये एक्चुअली ऐसे ट्रांसफॉर्म हुआ है, ठीक है, लेकिन उसे काउंट करना है एक्स और वाई एक्सिस से। मतलब कैसे? सबसे पहले देखेंगे कि यहां से ये हॉरिजॉन्टली कितने यूनिट मूव हुआ है, क्योंकि ग्राफ पेपर होगा तो ग्राफ पेपर में बॉक्सेस काउंट करना आसान है। लाइक मेरे लिए 1 यूनिट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बिल्कुल जैसा हम लोग वेक्टर में कॉलम वेक्टर काउंट करते थे, वही काउंटिंग होगी। 7 यूनिट्स ऐसे गया है, और फिर उसके बाद
1 and 2 यूनिट्स नीचे गया है y एक्सिस पे, तो इसका मतलब है ये इसकी मूवमेंट हुई है। x एक्सिस में राइट साइड मूव हुआ है तो राइट साइड का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट साइड मूव होता तो नेगेटिव वैल्यू होती, और अगर वर्टिकली मूवमेंट में ऊपर मूव हुआ है तो पॉजिटिव और नीचे मूव हुआ है तो नेगेटिव। तो यहाँ पे x और y की फॉर्म में ये इसकी मूवमेंट दी जाएगी। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। अब इसको क्या करना है, कैसे करना है, दैट इज द मेन थिंग। सबसे पहले ये याद रखना है कि एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज T प्लस O इज इक्वल टू I। O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट जो स्टार्ट में दिया जाएगा, I स्टैंड फॉर इमेज जो नेक्स्ट कन्वर्ट होके आएगा, एंड T स्टैंड फॉर ट्रांसलेशन वेक्टर, यानी ये वेक्टर की फॉर्म में इसकी मूवमेंट देगा, ट्रांसलेशन वेक्टर। इक्वेशन के मुताबिक तीनों में से कोई भी दो पता होना लाजमी है। दो पता होंगे तो हम तीसरा प्लस माइनस करके फाइंड कर सकते हैं। अगर T और O पता है तो दोनों को ऐड कर देंगे, यू विल गेट I। अगर O और I पता है और T फाइंड करना है, O विल गो टू द अदर साइड और वो I से माइनस हो जाएगा। सेम वे अगर T और I पता है और O फाइंड करना है तो उसका मतलब यही होगा कि उस T को हम वहां ट्रांसफर करेंगे और वो वहां जाके माइनस होगा। अब दोनों को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है वो देखते हैं। इसके लिए बिल्कुल हमें वेक्टर वाली कंडीशन को दिमाग में रखना होगा। वेक्टर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उसी तरीके से अप्लाई होगी प्लस या माइनस के लिए। अब ग्राफ पेपर सामने रखो ताकि हम एक एग्जांपल करते हैं, उस एग्जांपल को कैसे फॉलो करना है दैट इज द मेन थिंग। ग्राफ पेपर है तो उसका मतलब सबसे पहले ग्राफ पेपर पे एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ होना चाहिए। तो मैं सबसे पहला काम एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, तो ग्राफ पेपर पे सबसे पहले तो ये काम कर लो। अच्छा, यू कैन सी हियर आई हैव द ग्राफ पेपर इन दिस वे कि जो एक बॉक्स है मैं उसको 1 सेंटीमीटर कम करूंगा। लोगों के पास वो छोटे छोटे 5 बॉक्सेस होते हैं, उसके बाद शायद 1 सेंटीमीटर आता है या 10 बॉक्सेस होते हैं, वो डिपेंड करता है तुम्हारे ग्राफ पे। ग्राफ पे कितने बॉक्सेस के बाद 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर के लिए यू शुड एक्यूरेटली मेजर योर ग्राफ टू नो कि 1 सेंटीमीटर कितने बॉक्सेस का बन रहा है। हाँ सर बनाओ तो सेंटर में, क्योंकि चीजें जो होंगी फिर आगे इधर उधर भी हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम, I am drawing the x and y axis here. मेरे पास ये x y axis बनाना ये सब चीजें आसान है। For you people it should be accurately drawn. ये x y axis बन गया, इसमें x axis भी है, इसमें y axis भी है, इसमें लेफ्ट साइड भी है, इसमें राइट साइड भी है। इसी में एक ऑब्जेक्ट के तौर पे मैं एक और कंडीशन लेके आ रहा हूं। ये देखो एक ट्राइंगल भी मैंने यहां पे लिया है, मीनिंग आफ्टर द XY एक्सिस यू विल ड्रॉ दिस ट्राइंगल। मैं हर एक ट्राइंगल का जो भी ऑब्जेक्ट मैं दूंगा उसके कोऑर्डिनेट्स लिखता जाऊंगा ताकि तुम लोग के वहां ग्राफ पे एक्यूरेट बने। लाइक मैंने अब ये ट्राइंगल दिया है, ये है ट्राइंगल A B एंड C। बता रहा हूं ना मैं, A के कोऑर्डिनेट आप लेंगे 2,2, अब कोऑर्डिनेट से तो उसको मेजर करना आसान हो जाएगा। B का कोऑर्डिनेट आप लेंगे जो मैंने यहां पे लिया है वो है 4,2, C का कोऑर्डिनेट होगा 3,4। ये कोऑर्डिनेट्स मैंने लिए। द सेम वे यू पीपल विल आल्सो टेक दीज कोऑर्डिनेट्स और उसको ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना लो। मैंने अलग से कोऑर्डिनेट इसलिए लिख दिया ताकि यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन से कंडीशन में कौन सी वैल्यू कहां पे आ रही है। 2 2 4 2 3 4, A है 2 2, B है 4 2, C है 3 4। ठीक है, तो ये सबसे पहला काम होगा, या तो खुद ये ट्रायंगल बना हुआ आएगा या फिर आपको कोऑर्डिनेट्स लिख के दे देंगे। और सबसे पहला स्टेप ही लेंगे और कहेंगे कि ड्रॉ द ऑब्जेक्ट ABC, अगर कोऑर्डिनेट दिया गया है तो।
ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है, अभी बन रहा है। मैं क्वेश्चन अभी यहाँ पे डायग्राम आ गया, अब जरा ये कॉपी कर लो, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसका कि कैसे होता है क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन में इस तरीके से मिलेगा ऑलरेडी डायग्राम, और फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन क्या होगा ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप उसको देखते जाओ। और क्वेश्चन की वर्डिंग को जैसे लोसाई में समझ रहे थे, याद रख रहे थे, यहाँ पे भी वर्डिंग्स को याद रखना बहुत जरूरी है। कहीं पे मिस हुआ तो उसका मतलब है यू विल डेफिनेटली कमिट मिस्टेक। क्वेश्चन इज ट्रायंगल ABC is mapped onto triangle PQR by a translation वर्ड ट्रांसलेशन यूज हो गया, इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन का नाम बता दिया कौन सा वाला है। बाय अ ट्रांसलेशन ऑफ -2 3। क्वेश्चन है ड्रॉ ट्रायंगल PQR। ठीक है, क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया, ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करके भी दे दिया, ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स भी लिख के दे दिए। सिर्फ एक्सिस पे मैंने 1 2 3 मार्क नहीं किया हुआ है। इफ यू आर ड्राइंग दैट तो खुद अपने पास अपनी मार्किंग के लिए 1 2 3 मार्क कर सकते हो। 5-5 सेंटीमीटर, 5-5 बॉक्सेस या 1 सेंटीमीटर के गैप से 1 2 3 4 एक्स एक्सिस पे, 1 -1 -2 -3 4 एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड पे, वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 और वाई एक्सिस के नीचे -1 -2 -3 -4। ठीक है, यहां तक बात हुई। अब जरा क्वेश्चन देखो जिससे पहचान हो कि क्या चीज क्या है। इस क्वेश्चन में आपको मैप्ड ऑनटू का वर्ड मिलेगा, MAPPED, मैप्ड ऑनटू। मैप्ड ऑनटू के बाद जो भी फिगर या नाम दिया हुआ होगा वो हमेशा इमेज होगा, और उससे पहले जो फिगर का नाम होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब है यहाँ पे ट्राइंगल ABC ऑब्जेक्ट है, ट्राइंगल PQR इमेज है। और ये कहा है ये चेंज जो आया है ये ट्रांसलेशन के जरिए से आया है, और ट्रांसलेशन की जो वैल्यू है वो -2 और 3 है। PQR इमेज, ABC ऑब्जेक्ट, PQR इमेज, -2 3 ट्रांसलेशन वेक्टर। पहली बात, मैप्ड ऑनटू के बाद हमेशा इमेज होगा, और उससे पहले जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। Image object can be a point, can be a line, can be a complete figure. ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैप्ड ऑनटू के बाद जो भी फिगर का नाम होगा वो इमेज होगा, और दूसरा वाला जो बच गया जो शुरू में था वो ऑब्जेक्ट होगा। कॉलम वेक्टर ट्रांसलेशन वेक्टर है। अब हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी ऊपर था, क्या था? T + O = I। अब देख लो, T + O का मतलब यहाँ पे T जो है वो हमारा -2 3 है, ठीक है, प्लस O का मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कोई भी एक पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे। पहले मैं A ले रहा हूं, A था 2 2, A को मैंने ऐसे करके लिख दिया, = A का इमेज आएगा। और A का इमेज कैसे पता चल रहा है? A का इमेज है P, B का इमेज है Q और C का इमेज है R। तो T + A करने से हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम P कहेंगे। सब लेना है, सब लेना है बारी बारी, पहले एक से स्टार्ट करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सब पे ये कैलकुलेशन करनी है। ये ग्राफ पे कर लो, कहीं पे भी कर लो, ये करना है जरूर। अब एडिशन कैसे होगी? फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड करेंगे जो कि -2 + 2 से आ जाएगा 0। मतलब ये प्लस माइनस की कैलकुलेशन में नहीं आती अभी, अल्लाह खैर करे। और 3 + 2 से आ जाएगा 5। ये आपका P हो गया, ठीक है। X एक्सिस Y एक्सिस, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है, हम लोगों ने इसको कोऑर्डिनेट के तौर पे लेना है,
तो जहां 0,5 आएगा आप इसको मार्क कर देंगे। कहां पे होगा 0,5? वाई एक्सिस पे ही कहीं होगा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं एक चीज, अपनी तरफ से नेमिंग नहीं करनी है। ट्राइंगल ABC इज मैप्ड ऑनटू ट्राइंगल PQR का मतलब A का इमेज P होगा, B का इमेज Q होगा, C का इमेज R होगा। ऐसा ना हो कि A का इमेज अपनी तरफ से Q कर दिया है, B का इमेज अपनी तरफ से R कर दिया है, C का इमेज P कर दिया है। सीक्वेंस होगा मौजूद। आपको यही देखना है, फर्स्ट वाला फर्स्ट का इमेज है, सेकंड वाला सेकंड का इमेज है, थर्ड वाला थर्ड का इमेज है। अब ये जो ऐड किया हमने 0,5, तो इसको कहां लोकेट करें हम लोग? 0,5 का मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 5 है, तो y एक्सिस पे ही कहीं होगा। 1 2 3 4 5। जहां आपको पॉइंट नजर आ गया काउंटिंग करने से, वहां पे आप P लेटर लिख के वादे कर देंगे। सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड फॉर B। अब T तो वही रहेगा, जाहिर है T कहीं चेंज नहीं होना है। पॉइंट B चेंज हो जाएगा, विच इज 4 2। ऐड करते हैं तो इससे जो हमें मिलेगा वो Q मिलेगा। 4 - 2 है 2 और 2 + 3 है 5। 2 5 यहीं से देखते हैं कि कहां होगा। तो 1 2 यहाँ पे और 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये होगा आपका Q। ठीक है, सेम काम आप C के साथ भी करेंगे। -2 3 प्लस C की वैल्यू है 3 4 and then add them together to give the value of R. That will be 3 - 2 1 and 3 + 4 7। 1 7 होगा तो 1 7 हम लोग काउंट कर लेंगे। कहां पे है 1 7 देख लिया जाएगा खुद ही। x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 7 का मतलब कहीं यहां होना चाहिए। दैट इज योर R। इसके बाद आपने सिर्फ एक ही काम करना है, तीनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करने के बाद जो शेप बनेगी वही शेप आपके काम की चीज है। फिलहाल तो ये एक ट्राइंगल ही बन रहा है, तो मैं इस ट्राइंगल को बजाय हैंड ड्राइंग करने के मैं यहां से उठा लेता हूं। लेकिन फॉर यू पीपल इट विल नॉट बी कहीं से कोई न्यूमेरिकल वैल्यू या कुछ ऐसे आ रही है, ये आपको ड्रॉ ही करना पड़ेगा लाइक दिस। बोलो, PQR के कोऑर्डिनेट सेम है, क्या मतलब हुआ भाई? ये अजीब सा सवाल पूछ रहे हो। -2 3 ये PQR के कोऑर्डिनेट है। सलाम है आपकी सोच को और आपकी अकल को। ये मुझे कहना चाहिए कि सलाम है आपके अखरोट को। तब बार बार मैं मान लिख रहा हूं T + A = P, फिर भी कहानी सुना रहे हैं ये PQR सेम है। और बेटा मेरा T सेम है हर जगह पे, T को चेंज नहीं करना है। ABC का पॉइंट दिए जाएंगे, ये गिवन होगा या गिवन होगा या आपको यहाँ पे ड्रॉ करके देंगे, तो ड्रॉ करके आप ABC नोट कर लेंगे कि A का कोऑर्डिनेट ये, B का ये। सही है, बात समझ आई? मैंने ये बताया कौन सा प्रोसेस, जब आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ये सब कुछ करें और यहां लिख के दिखाएं। ये अगर ना करें तो क्या करना है, हमें पता है कि इसको -2 3 ट्रांसलेट होना है, राइट? हर पॉइंट को बजाय इस कैलकुलेशन करने के, जरा देखो मैं क्या कर रहा हूं। हर पॉइंट को स्टार्ट करो -2 3 आगे बढ़ाओ। लाइक मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहले C। -2 3 का मतलब क्या हुआ? 1 - 2 इधर आया, और 3 का मतलब 1 2 3 यहां पे आ जाएगा बगैर कैलकुलेशन के आ गया। सेम वे A के लिए करो और यहां पे लिख दो R। A के लिए दोबारा वही -1 - 2 1 2 3 यहां पे P आ जाएगा। B के लिए -1 - 2 1 2 3 यहां पे Q आ जाएगा। बगैर कैलकुलेट किए हुए ये तरीका बिल्कुल ठीक है। मैंने सिर्फ वो तरीका वहां पे करके क्यों दिखाया कि मैंने कहा था कि दोनों को ऐड करना है, तो उससे मतलब समझ में आ जाए कि ऐड करने का क्या मतलब हो रहा है। इस तरीके से ऐड करके फाइनल आंसर लाते हैं। आपको वो करना कोई जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट काउंटिंग करें और इसको यहां तक पहुंचा दें। -2 3 ट्रांसलेशन वेक्टर है, यहां दिया हुआ ये रहा।
हर पॉइंट को -2 3 पे पहुंचा दो। ए को पहुंचाओ -2, पहले यहां पे 1 -2, फिर 3 1 2 3 यहां पे आ जाएगा। बी के लिए भी यही होगा, सी के लिए भी यही होगा। जहां जहां ये काउंटिंग से पहुंच जाए वहां पे आप इसके लेटर को मार्क कर देंगे। सही है, बात समझ में आ गई? ट्रांसलेशन इज द इजीएस्ट वन, जिसमें आपको ड्राइंग करने की भी जरूरत नहीं पेश आती। आप सिर्फ डायरेक्ट कैलकुलेशन के मेथड से उसके रिजल्ट को ला सकते हैं सामने। अब इसी ट्रांसलेशन का एक क्वेश्चन देखो जिसमें बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हूं मैं। सिर्फ यही फॉर्मूला यूज होता रहेगा, T + O = I। क्या चीज कैसे करना है, दैट इज एक्चुअली द मेन थिंग यू हैव टू। इसी ग्राफ पे करेंगे। वैसे अगर इस ग्राफ पे जगह है तो इसी पे कर लो, अदरवाइज ग्राफ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कैलकुलेशन से ये मतलब वही मैंने कहा ना, ट्रांसलेशन इज द ओनली ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, सॉरी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी सब में आपको कंस्ट्रक्शन करना ही करना होता है। तो आपका ये आंसर तो आ चुका था, P Q और R, लेकिन यहां जब लिखा है ड्रॉ तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर लिखा होता फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ PQR तो इट्स अप टू यू, कंस्ट्रक्ट करके कोऑर्डिनेट्स निकालो या कैलकुलेट करके कोऑर्डिनेट निकालो। लेकिन अगर लिखा है ड्रॉ तो इसका मतलब है आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी कर रहे हैं, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, नंबर 2। अब देखते हो क्वेश्चन में कह रहा है सबसे पहले पार्ट में, इफ पॉइंट P विच इज 2 - 5 is mapped onto Q which is -1 and 4 by a translation T। ठीक है, क्लियर बता दिया कि ऑब्जेक्ट P है और इमेज Q है। कैसे पता चल रहा है हमें कि ऑब्जेक्ट P है और इमेज Q? मैप ऑनटू वर्ड के बाद जो है वो इमेज है, तो मैप ऑनटू के बाद Q आया तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट बन गया, वो इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। और ट्रांसलेशन T कहाँ है? और कह रहे हैं सबसे पहले फाइंड T। अब इसके लिए आपके पास फॉर्मूला आपके पास है, कौन सा? जी हाँ, T ट्रांसलेशन वेक्टर है, पॉइंट T नहीं है, T है। फॉर्मूला आपका वही रहेगा, कौन सा? T + O = I। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं बार बार, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं कि आप लोगों का मुझे पता है कि देख देख के भी आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होता है, तो इट इज बेटर कि मैं बार बार लिखूं तो याद तो हो जाएगा कम से कम। ऑब्जेक्ट, जी हाँ, मैप ऑनटू के बाद इमेज है। आपने क्या करना है, T को कुछ भी नहीं करना, एज इट इज कॉपी करना है। O की जगह लिख देंगे P, लेकिन कौन से फॉर्म में? कॉलम वेक्टर फॉर्म में, 2 - 5। इमेज की जगह क्या आएगा? Q आएगा, और कौन सी फॉर्म में? अगेन कॉलम वेक्टर फॉर्म में। अब मैंने कहा था कि तीनों में से कोई दो का पता होना चाहिए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज का पता है और T फाइंड करना है। क्या करना पड़ेगा? अ सिंपल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे T रखेंगे और उसको वापस भेज देंगे। -1 4 यहाँ हो गया, -2 - 5। अब आपको नजर आ रहा है कि क्या करना है? -1 - 2 मेक्स -3, 4 - 5 मेक्स 9। तो T की वैल्यू मिल गई -3 and 9। कोऑर्डिनेट्स अगर किसी के हो ऑब्जेक्ट और इमेज के, तो उसको आप पॉइंट्स के सूरत में लिखते हैं, कॉमा करके। लेकिन अगर ट्रांसलेशन वेक्टर है तो उसको कभी कॉमा की सूरत में लिखेंगे, उसको हमेशा ऐसे लिखेंगे। मतलब ऐसे याद रख लो कि अगर इस फॉर्म में नहीं लिखा तो इसका 1 मार्क नहीं मिलेगा हर हालत में, ये गलत होगा। ये पहला पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट इसमें आ रहा है, फाइंड
find TA where A is 7 minus 4. अब टी ए ऐसे लिखा हुआ है, लग रहा है जैसे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। जैसे फंक्शन में होता था कि x आगे लिखा हो f के, तो उसको fx का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही थी, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन में भी यही कंडीशन है। ट्रांसलेशन कहीं पे भी आ गया तो आपने उसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला दिमाग में रखना है, ये याद रखना है कि टी के फौरन बाद जो लिखा होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे वहां मैंने बताया कि मैप ऑन टू के बाद इमेज होता है वर्डिंग में, तो अगर सिंपल ऐसे है तो उसका मतलब है टी के फौरन बाद जो लेटर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अब आप यूज करेंगे वही फॉर्मूला, होगा टी प्लस ए इज इक्वल टू कुछ इमेज। अब हमें यहाँ पे एक्चुअली इमेज ही फाइंड करना है। टी कौन सा वाला लेंगे जो हमने निकाला है, दैट इज -3 9, क्योंकि वही क्वेश्चन है तो इसका वही टी आ जाएगा। ए हमारे पास है 7 - 4, सिर्फ इसको आप इस फॉर्म में लिख देंगे, कॉलम वेक्टर फॉर्म में, और उसके बाद फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। -3 + 7 मेक्स 4, 9 - 4 मेक्स 5। इस आंसर को इस फॉर्म में नहीं छोड़ना है क्योंकि ये एक कोऑर्डिनेट है, तो फाइनली द कोऑर्डिनेट शुड बी 4, 5 ऐसे करके इमेज निकालना। ऑब्जेक्ट और ट्रांसलेशन वेक्टर दिया हुआ है और हमें इमेज निकालना है। हाँ, ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे, टी ट्रांसलेशन वेक्टर हमेशा कॉलम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। क्या टी ट्रांसलेशन वेक्टर का आंसर कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिखना है, जो हमने यहाँ -3 9 लिया होगा, और ऑब्जेक्ट और इमेज को हमेशा कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना होगा, x, y की सूरत में। Next part, find D if ये देखो, find D if TD is equal to R and R is 3 3। अब बताओ क्या मकसद हो रहा है इस इक्वेशन का। TD is equal to R, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या इमेज है, और T क्या है? T ऑब्जेक्ट नहीं, D ऑब्जेक्ट होगा, R इमेज होगा, और T तो वही T है। अगर हमें यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन करनी है एक्चुअली होगा ऐसे, T + D इज इक्वल टू R। जो कुछ पता है सब इंसर्ट कर दो यहाँ पे। T पता है -3 9, D का कुछ नहीं पता, लेकिन R पता है एज 3 3। ठीक है, आई होप अब ये D की कैलकुलेशन तो करके मुझे आंसर दे ही दोगे। निकालो जरा आंसर, देखते हैं किसका आंसर मैच करता है सबसे। -6 ये अपॉन में क्यों आएगा, ये बात समझ नहीं आ रही मुझे। 6 - 6 6
किसी ने पूछा है कि ये t प्लस डी इज इक्वल टू आर कैसे पता चल रहा है हमें? हमने ये क्यों लिखा t प्लस डी इज इक्वल टू आर? क्योंकि इक्वेशन ये थी और इस इक्वेशन का मतलब है t के साथ जो कुछ है वो ऑब्जेक्ट है और t की दूसरी तरफ जो कुछ है वो इमेज है, इसलिए हमने ये वाली इक्वेशन बनाई t प्लस डी इज इक्वल टू आर। ट्रांसलेशन की लास्ट कंडीशन जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड टी स्क्वायर आर। टी की वैल्यू लग रहा है कि स्क्वायर हो जाना चाहिए, लेकिन ये ट्रांसलेशन है तो इसका मतलब स्क्वायर कैसे करेंगे हम? यानी टी का -3 और जो क्या था -3 और 9, -3 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर नहीं होगा, ये गलत तरीका है। जब स्क्वायर हो या पावर हो इसका मतलब एक्चुअली ये होता है टी प्लस टी प्लस आर। अगर ये स्क्वायर है तो 2 बार टी ऐड होगा, अगर क्यूब है तो 3 बार टी ऐड होगा, पावर 4 है तो 4 बार टी ऐड होगा। तो अब आर क्या है? आर ऊपर हमने निकाला हुआ है, टी हमें ऑलरेडी पता है, बस -39 plus -39 plus r which is 33 will give you this result. That will be -3 and 21 और ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा जाएगा। जी हाँ, क्योंकि टी स्क्वायर है तो टी को 2 बार ऐड करना है, जितनी पावर हो उतनी बार टी को ऐड करेंगे। आर ऑब्जेक्ट है, टी के साथ जो कुछ लिखा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो आर हमारे पास ये 33 था, उसको हमने यहाँ यूज कर दिया। हाँ, यानी -3 से -6 हो गया, -6 के साथ बाद वाला जो आर वाला 3 है, -6 + 3 से -3 बच गया। हाँ, ये जो आंसर आया -21 वो उसका इमेज है। यानी इसका मतलब है आर पॉइंट को अगर 2 बार ट्रांसलेट करें तो वो कहां पहुंचेगा जाएगा? 2 बार ट्रांसलेट का मतलब ट्रांसलेशन वेक्टर यही है, ठीक है। हमने इमेज निकाला है, ब्रैकेट के साथ जो कुछ लिखा होगा, ब्रैकेट में जो लिखा होगा वो ऑब्जेक्ट होता है। फॉर्मूला ये याद रखना, टी के साथ जो कुछ ब्रैकेट में वो ऑब्जेक्ट है और जो आंसर आएगा वो इमेज है, ठीक है। ट्रांसलेशन इज द इजीएस्ट in which you don't use construction, directly calculation से भी आंसर आ जाते हैं। इसके बाद के जितने टॉपिक होंगे उन सब में कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, उन सब में ग्राफ पेपर यूज करना पड़ेगा। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पेपर 1 पेपर 2 में से किसी भी एक क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है और लाजिमन आ सकता है, और एक ही क्वेश्चन में जितने हमने ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट्स किए हैं या कर रहे हैं वो सब आ सकते हैं, बल्कि आते ही हैं। छोटा क्वेश्चन बनता है तो 3 मार्क का, बड़ा क्वेश्चन 12 मार्क तक का बना हुआ है। तो अगर 5 ट्रांसफॉर्मेशन हमारे सामने है तो 5 ट्रांसफॉर्मेशन और इनमें से कुछ रिपीटेड भी हो सकता है, जिससे आप जैसे मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन जब करेंगे तो वो रिपीटेड होगा, ज्यादातर 2 या 3 पार्ट उसके आते हैं, इसलिए हमें सारे के सारे कैलकुलेशन करनी है। और आई वुड रादर से कि ट्रांसफॉर्मेशन इज दैट टॉपिक जो आसानी से, थोड़ी सी उसकी चीजें दिमाग में रख लो तो आप आसानी से इसके मार्क्स ले सकते हैं, 0 आने का इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती, ठीक है। क्लियर? तो फिर ये आज का काम खत्म हो गया।